हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 13 जून और 14 जून 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। क्वेश्चंस के डिस्कशन की शुरुआत करी जाए उससे पहले लद्दाख के गलवान वैली में हमारी भारतीय सेना और चाइनीज़ आर्मी के बीच हुए क्लैश में जो हमारे भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं, उन सभी 20 जवानों को मैं अपनी तरफ से और लर्निंग बुक की पूरी फैमिली की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और आप सभी से कुछ अपील भी करना चाह रहा हूं। देखो, हम और आप बॉर्डर पर जाकर अपने देश के लिए लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि उसके लिए हमारी सेना का कुछ क्राइटेरिया है। जो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है उसी को देश की सेवा करने का मौका मिलता है। हमारी सेना तो बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती है। अब हम आम भारतीय चाइना को कैसे सबक सिखा सकते हैं? क्या हम आम भारतीय सिर्फ हम अपने जवानों को श्रद्धांजलि देकर शांति से बैठ जाएं, या फिर हम भी कुछ कर सकते हैं? हम चाइना को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ चाइनीज़ गुड्स यानी कि चाइना के सामान को खरीदना बंद करना होगा। अभी हमारी चाइना के साथ जो ट्रेड है, जो चाइना के साथ हमारा व्यापार है, वह 60 बिलियन यूएस डॉलर डेफिसिट पे है। यानी कि हम चाइना से जो सामान खरीदते हैं उसके मुकाबले चाइना हमसे 60 बिलियन यूएस डॉलर कम का सामान खरीदता है। ऐसे समझो कि हम चाइना से 60 बिलियन यूएस डॉलर का अधिक सामान खरीदते हैं। अगर हम सिर्फ चाइना के गुड्स, चाइनीज़ सामान को खरीदना बंद कर दें तो यकीन मानो चाइना घुटनों के बल आ जाएगा। तो फिर आइए आज से हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम खुद तो चाइना का कोई सामान नहीं खरीदेंगे, साथ ही साथ अपनी जान पहचान के लोगों को भी इसके महत्व को समझाते हुए उन्हें मोटिवेट करेंगे कि हम चाइना के सामान को, उन्हें भी चाइना के सामान को नहीं खरीदने देंगे। और फिर और भी कई सारे तरीके हैं जिससे चाइना घुटने के बल आएगा, परंतु वो सारे तरीके पॉलिटिकल कमिटमेंट से होंगे, राजनीतिक कमिटमेंट से होंगे, जो कि हमारी भारतीय सरकार करेगी। परंतु हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। हम चाइना के सामान को ना ही खरीदेंगे, ना ही अपने किसी जान पहचान वाले को खरीदने देंगे। इसके लिए हम उसको मोटिवेट भी करेंगे। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान के अनुसार कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में सम्मिलित हुए हैं? 1 जून 2020 को 1 जून 2020 को क्या हुआ कि मोदी गवर्नमेंट जो 2 चल रही है, क्योंकि 2014 से 2019 तक मोदी गवर्नमेंट 1 थी। पहली बार मोदी सरकार 2014 से 2019 तक काम किया। दूसरी बार मोदी गवर्नमेंट बनी 2019 मई से लेके अभी, मतलब कि ये मोदी गवर्नमेंट 2 का चल रहा है और ये मई में इनका 1 साल पूरा हुआ। तो जब ये 1 साल पूरा हुआ तो कैबिनेट की बैठक हुई 1 जून 2020 को। उस दौरान कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, कई सारे योजनाओं की घोषणा भी की गई थी। उन सबको क्वेश्चन में कराया गया है। जो भी कुछ बचे हुए हैं उनको कवर कर लिया जा रहा है। तो इसमें उस दौरान जब बैठक हुई कैबिनेट मंत्रियों की, तो उसमें रामविलास पासवान, जो कि हमारे उपभोक्ता मामलों के और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अभी तक कुल 20 राज्य इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना? देखिए, अभी जैसे आप किसी राज्य में हो, आप रह रहे हो अभी उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप रोजगार के लिए जाते हो हरियाणा में या फिर दिल्ली में, तो क्या होता है कि आपका राशन कार्ड सिर्फ यूपी में काम करता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में काम करता है। लेकिन इस योजना में जो भी राज्य शामिल हो रहे हैं उसका राशन कार्ड पूरे इंडिया में कहीं पे भी काम करेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश इस योजना में सम्मिलित है, तो उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अपने राशन कार्ड के जरिए किसी भी राज्य में जाके राशन को ले सकता है। तो अभी तक इसमें कुल 20 लोग सम्मिलित हैं। अभी इसके पहले क्या था, वन नेशन वन राशन कार्ड के पहले ये था कि अपने ही राज्य में सिर्फ आपको राशन मिलता था, और अपने ही राज्य में नहीं, सिर्फ आपको अपने ज़िले में ही राशन मिलता था और उसी दुकान से मिलता था जो दुकान आपके लिए अलॉट होती थी। लेकिन अब आप राशन वन नेशन वन राशन कार्ड के थ्रू पूरे देश में कहीं से भी ले सकते हो। इसमें अभी तक कुल 17 राज्य सम्मिलित थे, लेकिन 3 राज्य इसमें नए जुड़े, उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम। तो टोटल 20 राज्य और यूनियन टेरिटरी इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और जो इसमें कुल राज्य सम्मिलित हैं 20, उनके नाम मैं एक बार जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ, आप सुन लो बस।
क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये आएगा, लेकिन ये आ सकता है कि 1 जून 2020 तक कितने राज्य सम्मिलित थे, तो ये 20 थे। तो देखिए 20 कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, बिहार, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। और अगस्त 2020 तक इसमें 3 और राज्य शामिल हो जाएंगे, उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर। यानी अगस्त 2020 तक टोटल 23 राज्य और यूनियन टेरिटरी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। हमारे उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है, जो भारत के औसत उत्पादन के भारित के कम से कम कितना गुना के स्तर पर है। पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले तो एमएसपी जान लेते हो क्या है, जान लेते हैं। देखो एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर देती है, हर उपज का, किसान की हर उपज का एक प्राइस फिक्स कर देती है कि मिनिमम इतने रुपए किसान को मिलना ही चाहिए। गवर्नमेंट उतने रुपए में किसान के फसल को, किसान के उपज को खरीदती है। इससे क्या फ़र्क होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है किसानों को कि एक मिनिमम रेट फिक्स हो जाने से कोई भी किसानों से सामान को सस्ते दर पे नहीं खरीद सकता। क्योंकि किसान किसी व्यापारी को बेचने के बजाय अगर कोई व्यापारी उसके सामान को सस्ते दर पे खरीदेगा तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को बेच देगा। गवर्नमेंट, सरकारें डायरेक्ट किसान से अपने एमएसपी मूल्य पे, अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस मूल्य पे किसानों की उपज को खरीदती है। और अगर किसान किसी व्यापारी को बेचता है तो व्यापारी भी सस्ते रेट पे ना खरीद के मिनिमम उस रेट पे तो बेचेगा ही बेचेगा, क्योंकि किसान उसको तभी उस रेट पे देगा जब वो मिनिमम गवर्नमेंट की रेट पे तो खरीदे, उससे अधिक का भी खरीद सकता है, लेकिन उससे कम पे खरीदने पे किसान सरकार को सीधे बेच देता है। इसलिए व्यापारी भी मिनिमम एमएसपी पे खरीद लेते हैं और सरकारें तो एमएसपी पे खरीदती ही हैं। तो इसके लिए क्या है कि अब पूरी गेहूं की खेती किसान ने की, गेहूं की उपज हुई, पूरी गेहूं की खेती में अगर जितने भी पैसे खर्च हुए किसान के, तो सरकार कह रही है कि हम कम से कम किसान के खर्चे का 1.5 गुना, उसके भारित लागत जो हुआ उसका जो लागत आया उससे 1.5 गुना, यानी कि अगर किसान 100 रुपये खर्च करके गेहूं की उपज को पैदा कर रहा है अपने 1 बीघे में, तो सरकार उस 1 बीघे के लिए मिनिमम एमएसपी 150 रुपये डिसाइड कर रही है, यानी कि 1.5 गुना स्तर पर डिसाइड कर रही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि किसान को 1.5 गुना, कम से कम 1.5 गुना स्तर पर, उत्पादन के भारित के कम से कम 1.5 गुना स्तर पर जो है एमएसपी डिसाइड की गई है कैबिनेट द्वारा खरीफ फसलों के लिए। और अब देख लीजिए कि खरीफ फसल क्या होती है। देखिए खरीफ फसल वो फसलें जो मानसून में बोई जाती हैं, जैसे बारिश के सीजन में, ये होती हैं जैसे चावल, राइस, पैडी। चावल, राइस, पैडी तीनों एक ही हो गया, ये मैं अलग अलग बताता हूँ कि जिस नाम से जो समझता हो वो ऐसा समझ जाए। मेज, मक्का यानी कि बाजरा, पल्सेस मतलब दालें, और सोयाबीन, ग्राउंड नट, ऑयल सीड, कॉटन, ये सब खरीफ फसलें। और रबी फसल 2 मुख्य फसल होती है भारत में, एक खरीफ एक रबी। रबी फसलों को कब बोया जाता है? रबी फसलों को ठंडक में बोया जाता है, जैसे वीट, बार्ली, ओट्स, ये सारी रबी फसल हो गई। खरीफ फसलों को मानसून के सीजन में बोया जाता है, यानी कि 15 जून से 30 जुलाई तक इन फसलों को बोया जाता है। और रबी की फसल को बोया जाता है सितंबर लास्ट से अक्टूबर लास्ट तक के मध्य। और इसमें रबी की फसल में वीट, बार्ली, ओट्स आते हैं। तो सरकार ने जो एमएसपी डिसाइड की है उसमें से जो प्रमुख फसलें हैं उनकी एमएसपी को मैं बोल रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करोगे। देखिए पैडी के लिए सरकार पिछले साल से 53 रुपये प्रति कुंटल एमएसपी को बढ़ा दिया है। इस वर्ष जो पैडी के लिए एमएसपी डिसाइड हुई है, पैडी यानी धान के लिए जो एमएसपी डिसाइड हुई है, ये 1868 रुपये प्रति कुंटल डिसाइड किया गया है। कॉटन देखिए 2 प्रकार का होता है, एक तो जो मध्यम लंबाई के कॉटन होते हैं, जो मीडियम लंबाई के कॉटन होते हैं, उनको इस वर्ष 260 रुपये प्रति कुंटल उनके रेट को बढ़ाया गया है। और ये अब इस वर्ष बिकेगा 5,515 रुपये प्रति कुंटल कॉटन, यानी कि रुई जो होती है। और जो लॉन्ग थ्रेड होते हैं, जिन कॉटन का थ्रेड लंबा होता है,
उनके मूल्य में 275 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। और ये इस वर्ष इसका जो एमएसपी डिसाइड किया गया है ये है 5,825 रुपये। ऑयल सीड में सरसों को 755 रुपये प्रति कुंटल सरकार ने इसके एमएसपी को डिसाइड किया है। उड़द का जो एमएसपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, सरकार ने डिसाइड किया है, ये 300 रुपये प्रति कुंटल है। बाजरा को इस वर्ष 150 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाया गया है और इसका जो रेट होगा वो होगा 2150 रुपये प्रति कुंटल। रागी को 145 रुपये प्रति कुंटल इसके दाम को बढ़ाया गया है एमएसपी में और ये इस वर्ष बिकेगा 3,295 रुपये प्रति कुंटल। मेज़ के रेट में 90 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है और ये इस वर्ष बिकेगा, एमएसपी इसका होगा 1,850 रुपये प्रति कुंटल। ज्वार में 70 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। उर्द जो है इसको 300 रुपये की इसमें प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है और ये इस वर्ष 6,000 रुपये प्रति कुंटल बिकेगा। तूर भी एक तरीके की पल्सेस होती हैं, दाल होती है तूर, इसमें 200 रुपये की प्रति कुंटल वृद्धि की गई है और ये भी 6,000 रुपये प्रति कुंटल बिकेगा, यानी 6,000 रुपये में 100 किलो तूर की दाल मिलेगी। मूंग में इस वर्ष 146 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है और ये 7,196 रुपये प्रति कुंटल बिकेगा। तो इसको आप पूरा नोट डाउन कर लोगे। इसमें से पैडी, कॉटन और आपका उड़द, मूंग, मेज, ये सारे इतने इम्पॉर्टेंट हैं और बाकी आप सब नोट करके एक बार देखोगे तो धीरे धीरे ये सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो डायरेक्ट ये पूछ लिए जाते हैं कि इस वर्ष पैडी के एमएसपी में कितने रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की गई, तो उसका आंसर 53 रुपये प्रति कुंटल होगा। और ये हो सकता है कि इस वर्ष सरकार ने पैडी के लिए कितने रुपए एमएसपी डिसाइड की है, तो इसका आंसर होगा 1,868 रुपये प्रति कुंटल। तो सरकार इस वर्ष जो डिसाइड किया है, सरकार ने कहा है कि कम से कम किसान की लागत का 1.5 गुना एमएसपी डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार मध्यम उद्यमों को की संशोधित कारोबार की सीमा क्या है? देखो, बड़े उद्योग को छोड़ दो तो एमएसएमई आप बहुत सुन रहे होगे आजकल, जब से आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा हुई है तब से एमएसएमई का नाम आप डेली न्यूज़ में सुन रहे होगे। एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि गवर्नमेंट इसके एमएसएमई के जरिए लोगों को जो है आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार एमएसएमई के जरिए से, एमएस से मतलब कि माइक्रो बहुत ही छोटा बिजनेस, फिर स्मॉल मतलब कि छोटा बिजनेस और मीडियम में मध्यम बिजनेस, तीनों जो हैं इंटरप्राइजेज एमएसएमई में, तीनों की परिभाषा को सरकार ने परिवर्तित किया है। और इसमें परिवर्तित सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि जिससे अधिक से अधिक बिजनेस एमएसएमई में आए और सरकार एमएसएमई के लिए समय समय पर कई सारी योजनाएं लाती है, तो जो योजनाएं इसमें आएंगी उसका लाभ अधिक से अधिक एमएसएमई में उठाएं और अपने आत्मनिर्भर बने और साथ ही साथ देश को भी आत्मनिर्भर बनाए। क्योंकि जितने ही ज़्यादा उद्योग होंगे देश में, उतने, जैसे कोई एक उद्योग है उसने 10 लोगों को नौकरी दी है, तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि जितने ज़्यादा उद्योग होंगे उतना ज़्यादा रोजगार भी उत्पन्न होगा। इसीलिए एमएसएमई की परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया गया, जिससे कि एमएसएमई को अधिक से अधिक लोग, इससे एमएसएमई की योजनाओं से अधिक लोग लाभान्वित हों। तो इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि जो मीडियम इंटरप्राइजेज है, जो मध्यम उद्योग है, उसमें संशोधित कारोबार की सीमा क्या है। देखिए, मध्यम उद्योग में जो संशोधित कारोबार की सीमा है वो ये है कि ये 50, अगर कोई 50 करोड़ की लागत से कोई कारोबार की शुरुआत करता है तो उसे मध्यम उद्योग माना जाएगा। और अगर किसी की शुरुआत पहले से हो चुकी है, तो अगर इसका साल भर का टर्नओवर 250 करोड़ रुपए है, टर्नओवर में इसकी इतने की वो खरीद फरोख्त कर रहा है, प्रॉफिट की बात अलग होती है, टर्नओवर अलग होता है। प्रॉफिट तो आपका कितना लाभ मिला, लेकिन टर्नओवर आप कितने का सामान को बेचते हो, खरीदते हो, वो होता है टर्नओवर। 250 करोड़ रुपए का साल का टर्नओवर है तो उसे भी मध्यम उद्योग माना जाएगा। तो लागत शुरुआत करने की 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए, तो इसका आंसर होगा संशोधित कारोबार की सीमा क्या है। तो कारोबार की सीमा के लिए इसमें अगर कहता तो स्टार्टअप टर्म इस्तेमाल करता, तो इसमें जैसे सीमा की बात कर रहा है तो इसमें आंसर 250 करोड़ रुपए होगा। अगर ये कहता कि शुरुआत कितने से करी जा रही है मध्यम उद्योगों के लिए, तो फिर 50 करोड़ आंसर होता। मैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम
तीनों का अभी जो प्रेजेंट में संशोधन हुआ है उसको बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लोगे। देखो, ओल्ड जो पुराना नियम था, पुराने नियम के अनुसार जो भी उद्योग 25 लाख से शुरुआत होते थे उन्हें माइक्रो उद्योग माना जाता था, और जिनका 10 लाख का टर्नओवर साल का होता था इन्हें भी माइक्रो उद्योग माना जाता था। यानी 25 लाख से शुरुआत और 10 लाख का टर्नओवर ये माइक्रो उद्योग की श्रेणी में पहले आते थे। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया, माइक्रो उद्योग किन्हें मान लिया, जो 1 करोड़ रुपए की शुरुआत हो रही है जिनकी, और 5 करोड़ रुपए तक जो लोग साल का टर्नओवर कर रहे हैं उनको माइक्रो उद्योग माना गया। स्मॉल उद्योग किन्हें माना गया, पहले स्मॉल उद्योग की जो परिभाषा थी ये 5 करोड़ रुपए थी, और अब क्या हो गई, ये अब हो गई 10 करोड़। जो भी बिजनेस 10 करोड़ से शुरू हो रहा है वो किस श्रेणी में आएगा, वो स्मॉल उद्योग की श्रेणी में आएगा, स्मॉल इंटरप्राइजेस की श्रेणी में आएगा। और उसका अगर साल का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है तो वो स्मॉल इंटरप्राइजेस की श्रेणी में आएगा। और पहले क्या था, 5 करोड़ से शुरुआत और 2 करोड़ रुपए का साल का टर्नओवर। पहले टर्नओवर को कम रखा था सरकार ने, जो इनकी परिभाषा थी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की, लेकिन अब टर्नओवर को बढ़ा दिया है, तो इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। मीडियम इंटरप्राइजेस क्या है, मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग पहले था कि 10 करोड़ से शुरुआत और 5 करोड़ रुपए का साल का टर्नओवर। अब क्या है मध्यम उद्योग, अगर आप साल में 250 करोड़ का टर्नओवर करते हो तब भी आप मध्यम उद्योग में गिनो जाओगे। यानी कि अब आप 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहे हो तब भी आपको सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाएंगी मध्यम उद्योग का, उसका लाभ मिलेगा। और पहले सिर्फ 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर जिसका था उसको ये लाभ मिलता था, 250 करोड़ वाले को तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल ही नहीं सकता था। इसीलिए सरकार ने इन रेंजों को, टर्नओवर की रेंज को बढ़ाया है। जबकि जो रेंज इसकी थी, इसके रेंज मतलब दोनों रेंज को, एक तो स्टार्टअप की रेंज को कितने से आप बिजनेस की शुरुआत करते हो उस रेंज को भी बढ़ा दिया, और टर्नओवर की रेंज को भी। तो टर्नओवर की रेंज को बढ़ाने से क्या हुआ कि अधिक से अधिक बिजनेस सम्मिलित हो गए। और मीडियम इंटरप्राइजेज अगर 50 करोड़ रुपए से शुरुआत होती है और साल का 250 करोड़ का टर्नओवर है तो उसे मध्यम उद्योग माना जाता है नई परिभाषा के अनुसार। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें यह होता कि हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार मध्यम उद्योग के शुरुआत करने की सीमा क्या है, तो मध्यम उद्योग के शुरुआत करने की सीमा क्या है, 50 करोड़ रुपए से जो उद्योग शुरू होते हैं वो मध्यम उद्योग कहलाते हैं। लेकिन इसमें शुरुआत करने की सीमा नहीं पूछा है, सिर्फ सीमा पूछा है। सीमा पूछने का मतलब क्या होता है, टर्नओवर। तो साल का टर्नओवर अगर 250 है तो उसे मध्यम उद्योग में गिना जाता है नई परिभाषा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क विक्रेताओं को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का नाम बताइए। देखिए, जो साइकिल पे लेके जो लोग, कभी आप देखे होंगे कि साइकिल पे लेके लोग चद्दरें, बेडशीट्स और भी बर्तन, ये सारी चीज़ों को साइकिल पे लेकर घर पे जाके बेचते हैं, इन्हें फेरी वाला बोला जाता है। तो इनके लिए भी जो आवास एवं शहरी मंत्रालय है उसने एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना शुरू की है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पीएम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो फेरी वाले हैं इनको 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाएगा और इन्हें 1 साल के अंदर इसे चुकता करना होगा। अगर इनकी क्रेडिट अच्छी होती है, यानी ये 1 साल में इस ऋण को चुकता कर देते हैं, तो इन्हें नेक्स्ट ईयर इनका जो 10,000 का ऋण है, अगर ये चाहें तो फिर इसे 20,000 का करा सकते हैं। यानी लेकिन इसके लिए इनकी क्रेडिट अच्छी होनी चाहिए, इस 10,000 को ये 12 किस्तों में आसानी से चुका दें। और फिर अगर ये 20,000 की किस्त को भी आसानी से चुका देते हैं बराबर किस्तों में, तो फिर इनकी क्रेडिट बढ़ती जाएगी। और इसी को क्या बोल रहे हैं, किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए ये योजना की गई है, विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना फेरी वालों के लिए। और इस योजना को किसने शुरुआत किया, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। इस योजना का क्या नाम है, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जो कि फेरी वालों के लिए, सड़क विक्रेताओं को ही फेरी वाला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष ड्राइव 1 जून से 31 जुलाई 2020 के तहत कितने डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने की सरकार की योजना है। सरकार की योजना है कि 1 जून से लेकर 31 जुलाई यानी 2 महीने के अंदर 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को केसीसी
कार्ड की सेवा प्रदान की जाए। केसीसी क्या है, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक दिया जाता था आपके पास जितनी लैंड है, जितना खेत है और आप खेत पे जितना खेती करते हो उसके अनुसार। और इसकी लिमिट क्या थी, इसकी लिमिट अभी तक थी कि पूरे साल के दौरान 1.6 लाख तक आपको ऋण मिलता था केसीसी के अनुसार, और इस पे जो इंटरेस्ट लगता था, इस पे जो ब्याज लगता था वो काफ़ी कम था किसानों के लिए। और साल भर के अंदर जब आप अपने मतलब 2 बार ये ऋण मिलता था, एक बार खरीफ फसल के लिए, एक बार रबी फसल के लिए। और जब आप खरीफ फसल के ऋण को चुकता कर देते थे तो आपको रबी फसल के लिए मिल जाता था, जब रबी फसल के लिए फिर चुकता करते थे तो फिर खरीफ फसल के लिए मिल जाता था। पूरे साल के दौरान मैक्सिमम 1.6 लाख तक मिलता था। लेकिन इसको भी सरकार ने लैंड को देखते हुए अब इसको बढ़ा के 3 लाख रुपए तक कर दिया है, यानी कि मैक्सिमम 3 लाख का आपको केसीसी पे लोन मिल सकता है कम ब्याज दर पे, मैक्सिमम 3 लाख का। और मिनिमम आपके पास जितनी खेती है उसके अनुसार आपको ये लोन मिलता है। लेकिन सरकार ने अब लैंड किसानों के लिए मतलब खेतीहर किसानों के साथ ही साथ जो डेयरी किसान हैं यानी कि जो दुग्ध उत्पादन करते हैं उनके लिए भी इस योजना की शुरुआत कर दी है। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में इसकी घोषणा की गई। सरकार का एक लक्ष्य है कि वो 2 महीने के अंदर 1 जून से 31 जुलाई 2020 तक 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड IEX ने बिजली की मांग को पूरा करने के लिए एक रियल टाइम मार्केट RTM शुरू किया है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड स्थित है नई दिल्ली में। इसके CEO और MD राजीव श्रीवास्तव हैं। IEX क्या है? IEX एक बिजली ट्रेडिंग, बिजली का व्यापार करने वाली भारत सरकार की कंपनी है जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा ऑपरेट की जाती है। IEX इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड ये भारत सरकार की बिजली ट्रेडिंग यानी कि बिजली का व्यापार करने वाली कंपनी है। जिसे कौन रेगुलेट करता है? इसे रेगुलेट करता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब क्या है कि जैसे ये बिजली का व्यापार करती है, ये जो पावर प्रोड्यूसर होते हैं उनसे बिजली को खरीदती है और जो पावर ट्रेडर होते हैं उनको बिजली को बेचती है। पावर ट्रेडर कौन होता है? जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे किसी राज्य का जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है वो पावर का ट्रेडर होता है, वो पावर को बेचता है। और पावर प्रोड्यूसर जो होते हैं वो पावर को बनाते हैं। तो पावर बनाने वाले से इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बिजली को खरीद लेती है और फिर ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी को बेचती है। लेकिन अब क्या है, ये कह रही है कि ऐसी कई सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये क्या कर रही है कि अब ये चाह रही है कि एक रियल टाइम मार्केट की शुरुआत करेगी। जैसे कि अब उत्तर प्रदेश में बिजली की जो खपत है वो क्या है, सुबह 9 से, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सुबह 9 से शाम 5 तक बिजली की खपत ज़्यादा है। और फिर क्योंकि इस दौरान फैक्ट्रियाँ खुली होती हैं, इस दौरान उद्योग चल रहे होते हैं और 5 बजे के बाद उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, तो फिर सिर्फ जो घरों की लाइटें हैं वो चलती हैं और कुछ कॉमर्शियल लाइटें चलती हैं और उद्योग का जो बिजली का खपत है वो 5 बजे के बाद शून्य हो गया, तो बिजली की खपत कम हो गई। तो रियल टाइम मार्केट के हिसाब से बिजली देगी, यानी कि जब आपको ज़्यादा बिजली का मांग होगा तो आपको ये कम रेट पे बिजली प्रोवाइड कराएगी। जब आपकी बिजली का मांग कम हो जाएगा यानी कि जिस समय पे, उस समय ये बिजली का रेट आपको बढ़ा के देगी। तो इसी को क्या बोलेंगे? रियल टाइम मार्केट। बिजली के लिए रियल टाइम मार्केट ऐसा करने वाली इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड भारत की जो है ये पहली कंपनी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड ही बिजली की खरीद फरोख्त करती है, लेकिन ऐसा करने वाली ये पहली कंपनी होगी। भारत इस समय जो है सोलर एनर्जी पे भी काफ़ी कार्य कर रहा है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो ऑफिस है ये गुड़गांव हरियाणा में है। तो इसका IEX कहाँ स्थित है? इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड स्थित है नई दिल्ली में और इसके जो CEO और MD हैं ये हैं राजीव श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौर ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने और सहयोग करने के लिए किस मिनी रत्न कंपनी ने NIIFL और अनन्या के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने
NIIFL और अनन्या के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में जितने भी अवसर हों उनका भरपूर उपयोग किया जा सके पता लगाने के बाद। ये क्या है? एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये भारत सरकार के जो भारतीय रेल है उसके अधीन कार्य करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसने NIIFL नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, NIIFL का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, उसके साथ और अनन्या ग्रुप के साथ समझौता किया है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। 175 गीगावाट का लक्ष्य है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। और देखो, अब ये रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि टोटल रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो पावर एनर्जी और हाइड्रोलिटिक एनर्जी, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। कोल एनर्जी, जिससे कोयले से जो बिजली उत्पादन होती है, वो रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं आती। तो अब 175 सारी रिन्यूएबल एनर्जी का है। मैं इसको अलग अलग भी बता दे रहा हूँ। देखो, अगर क्वेश्चन ये आता है कि 2022 तक भारत सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का कितना रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का लक्ष्य है, तो आंसर होगा 175 गीगावाट। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है 2022 तक भारत सरकार का कितनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का लक्ष्य है, तो 100 गीगावाट होगा। टोटल 175 वाट से भारत सरकार 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से प्राप्त करना चाह रही है, 60 गीगावाट विंड एनर्जी से प्राप्त करना चाह रही है, 10 गीगावाट बायो पावर एनर्जी से प्राप्त करना चाह रही है, यानी कि जैसे जो काऊ डंग होती है, जो बफेलो डंग होती है, यानी कि जो गोबर होते हैं, उससे भी ऊर्जा उत्पादन के लिए 10 गीगावाट का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 2022 तक। और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर से, यानी कि 100 गीगावाट सोलर, विंड से 60 गीगावाट 160 हो गए, बायो पावर से 10 यानी कि 170 गीगावाट और स्मॉल हाइड्रो पावर से 5 गीगावाट यानी कि 175 गीगावाट। तो 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का लक्ष्य है 2022 तक। और इस 175 गीगावाट से में से 100 गीगावाट सोलर, 60 विंड, 10 बायो पावर और 5 हाइड्रोलिटिक पावर का लक्ष्य है। तो एरकॉन इंटरनेशनल सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पता लगा रही है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्रों के अवसरों में ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए एरकॉन इंटरनेशनल ने NIIFL और अनन्या के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने सुब्रमण्यम सुंदरम का कार्यकाल हाल ही में लक्ष्मी विकास बैंक के MD और CEO के रूप में बढ़ाया है। लक्ष्मी विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लक्ष्मी विकास बैंक का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। और जो इसके प्रेजेंट में MD और CEO सुब्रमण्यम सुंदरम है, इनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया है। और हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और हाल ही में नाबार्ड के भी नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है गोविंद रजुलू चिंटाला। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो लक्ष्मी विकास बैंक की टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इसकी टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी विकास बैंक की। और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME के लिए करोड़ों रुपए के जमानत मुक्त ऋण के कार्यान्वयन के लिए आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। समिति का प्रमुख कौन है? देखिए, जब आत्मनिर्भर भारत की घोषणा हुई तो उसमें MSME के लिए 3 लाख करोड़ यानी आत्मनिर्भर भारत की में कुल 20 लाख करोड़ दिए गए, जिसमें से 3 लाख करोड़ दिए गए MSME सेक्टर को, माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस को जमानत फ्री लोन देने के लिए। अब जमानत फ्री लोन क्या होता है? देखिए, जब बैंक लोन देता है तो क्या करता है कि वो बोलता है कि हमको कोई एक जमानत चाहिए जिससे हम आपको लोन, अगर आप नहीं दे सको तो हम उसके थ्रू लोन को वसूल कर सकें। या तो आप अपने लैंड का पेपर रख दो तो हम आपकी ज़मीन को बेच के लोन वापस ले सकें, या फिर कोई बैंक, कोई एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो आपका गारंटर बने कि आप लोन नहीं दोगे तो वो देगा, तो उसकी सैलरी से हम आपके लोन को
निकाल सकें। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, एमएसएमई सेक्टर को बूम करने के लिए, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए तक के लोन को, जमानत मुक्त लोन के 3 लाख करोड़ की राशि को बैंकों को दिया, जमानत मुक्त राशि देने, जमानत फ्री लोन देने के लिए। तो लेकिन इसमें कई सारी कठिनाइयाँ आ रही थी कि अगर कोई लोन नहीं दे रहा है तो कैसे होगा। तो इन्हीं सारी कठिनाइयों के हल के लिए एक समिति नियुक्त की गई कि जमानत फ्री लोन कैसे दिया जाए। इसमें जो जो कठिनाइयाँ आ रही थी उनको हल करने के लिए एक समिति बनाई गई और इस समिति के प्रमुख हैं राजनाथ सिंह। हालांकि राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, फिर भी उन्हें इस समिति का प्रमुख बनाया गया, जो कि एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है। माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राजनाथ सिंह उस समिति के अध्यक्ष बने हैं जिस समिति को ये निश्चित करना है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए जो 3 लाख करोड़ रुपए का लोन, जमानत मुक्त ऋण को बांटना है, उसके में जो उसके कार्यान्वयन में उसको बांटने में जो भी कठिनाई आ रही है उसका हल निकले। इसी समिति के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं और वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप लिंक यूनाइटेड किंगडम द्वारा सबसे ऊपर जारी की गई, स्टार्टअप लिंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 की वैश्विक रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है। ये क्या क्वेश्चन है, देखिए कि स्टार्टअप में कोई बिजनेस की शुरुआत करना, तो ये कह रहा है कि कौन सा देश सबसे अनुकूल है किसी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, यानी कि किसी स्टार्टअप के लिए सबसे अनुकूल देश की जो रैंकिंग निकाली गई उसमें भारत की क्या रैंकिंग है। भारत की रैंकिंग इस वर्ष 23rd है, यानी भारत पूरे विश्व में 23वां सबसे अनुकूल देश है बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, किसी भी स्टार्टअप को करने के लिए। पिछले वर्ष जो भारत की रैंकिंग थी 2019 में, जो भारत की रैंकिंग थी ये थी 17 रैंक, 17th पोजीशन थी भारत की रैंक, ड्रॉप आउट हुई है 6 स्थान और भारत इस वर्ष 23वें स्थान पे है स्टार्टअप करने में। मतलब कि कितना अनुकूल है भारत कोई बिजनेस की शुरुआत करने में, कितनी आसानी से कोई बिजनेस की शुरुआत भारत में कर सकता है या भारत में कर सकता है। तो इस रैंकिंग में भारत 23वें स्थान पर है और पिछले वर्ष इस रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पे था, 17वें स्थान पे था। इस स्टार्टअप लिंक में भारत पिछले वर्ष 17वें स्थान पर था। इस वर्ष जो पहले स्थान पे है ये है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कोई भी बिजनेस शुरुआत करना सबसे आसान है, मतलब कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बिजनेस को शुरुआत करने के लिए जो नियम और कानून बनाए हैं वो बहुत ही आसान है, तो वहाँ पे बिजनेस शुरुआत करना सबसे आसान है। फिर ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में, और तीसरे रैंक पे कौन है, इजराइल। तो जो पहले 3 देश हैं जहाँ पे बिजनेस शुरुआत करना सबसे आसान है वो है यूएस, दूसरे नंबर पे यूके, तीसरे नंबर पे इजराइल। हमारा भारत इस वर्ष 23वें स्थान पे है। अगर भारत में ये बात की जाए कि भारत में सबसे अच्छा कौन सा स्टेट है जहाँ पे बिजनेस की शुरुआत सबसे आसानी से करी जा सकती है, तो ये है गुजरात। गुजरात में भारत में बिजनेस शुरुआत करने के लिए सबसे अनुकूल राज्य है गुजरात भारत में। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टार्टअप कहाँ हैं, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टार्टअप हैं। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टार्टअप कहाँ है, दिल्ली में। ये देखिए पूरे महाराष्ट्र में स्टार्टअप सबसे ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं, स्टार्टअप होना अलग चीज़ है और बिजनेस शुरुआत करने में आसानी होना ये अलग चीज़ है। कितने आसानी से आप किस स्टेट में बिजनेस शुरुआत कर सकते हो, वो गुजरात है उसमें पहली रैंक पे, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टार्टअप महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शहर का नाम बताइए जिसने स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 सिटीज़ ग्लोबल रैंकिंग में भारतीय शहरों में टॉप किया है। देखिए पूरे विश्व में किस शहर में बिजनेस की शुरुआत करना सबसे आसान है, इसकी भी एक रैंकिंग मिलती है। और एक रैंकिंग का भी ऊपर क्वेश्चन था कि किस देश में सबसे ज़्यादा आसान है बिजनेस शुरुआत करना। तो किस देश में बिजनेस शुरुआत करना सबसे आसान है, उस रैंकिंग की बात करेंगे तो उसमें भारत का 23वां स्थान है। और लेकिन अगर शहर की बात करेंगे, किस शहर में बिजनेस शुरुआत करना सबसे आसान है या कौन सा शहर स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, मतलब कि कौन सा शहर सबसे अच्छा है स्टार्टअप के लिए,
तो उस रैंकिंग में बेंगलुरु भारत का पहला शहर है, यानी कि बेंगलोर में बिजनेस शुरुआत करने का जो माहौल है वो सबसे अच्छा है शहर की बात करने पे। लेकिन ये पूरे विश्व में 14वें स्थान पे है। भारत में तो ये पहले स्थान पे है, लेकिन पूरे विश्व में 14वें स्थान पे है। इस वर्ष जो टॉप 100 हैं उसमें भारत के 4 शहर हैं। इन चारों शहर का है बेंगलुरु का 14वां स्थान और भारत में पहला, न्यू दिल्ली का 15वां स्थान, भारत में दूसरा स्थान, मुंबई का 22वां स्थान लेकिन भारत में इसका तीसरा स्थान, हैदराबाद का 96 स्थान। 96वां 100 शहरों में हैदराबाद 96 रैंक पे है बिजनेस शुरुआत करने की जो शहर की रैंकिंग है, लेकिन भारत में इसका स्थान चौथा है। और पिछले वर्ष जो ये रैंकिंग निकली थी उसमें भारत के 7 शहर थे, इस वर्ष 3 शहर भी कम हो गए। टॉप 100 में पिछले वर्ष भारत के 100 शहर थे, लेकिन इस वर्ष सिर्फ 4 शहर हैं, जिसमें पहले नंबर पे बेंगलुरु, दूसरे पे नई दिल्ली, तीसरे पे मुंबई और चौथे पे हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय शहरों में टॉप किया है बेंगलुरु ने। अगर दूसरी रैंक पूछता तो नई दिल्ली, लेकिन ये पूछ लेता कि बेंगलुरु जो भारतीय शहरों में टॉप किया है उसकी विश्व में चौथी रैंक है सिटीज ग्लोबल रैंकिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 में, तो इसकी 14th रैंक होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में 51% की हिस्सेदारी ग्रहण करने वाली जो कंपनी है वो है टाटा पावर। टाटा पावर की जो पेरेंट कंपनी है टाटा एंड सन्स है। टाटा सन्स की कंपनी टाटा पावर ने टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के किस संस्थान प्रयोगशाला ने पीपीई और अन्य सामग्रियों कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। ये इसको विकसित किया परमाणु चिकित्सा और संबंध विज्ञान संस्थान ने। डीआरडीओ का ही ये एक लैब है, डीआरडीओ की प्रयोगशाला है जिसका नाम है परमाणु चिकित्सा और संबंध विज्ञान संस्थान। इसने ही विकसित किया है अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई। ये एक बॉक्स है, इसमें जब आदमी जाके खड़ा होता है तो उसको ये सैनिटाइज करने का कार्य करता है। जैसे कोविड-19 के केस में क्या है, ये ऑफिसों में लग जाएगा तो कोई भी व्यक्ति जो ऑफिस में प्रवेश करेगा उससे पहले इसमें जाएगा, तो ये व्यक्ति को तो सैनिटाइज करता ही है, साथ ही साथ ये उसके व्यक्ति के जो बिलोंगिंग्स होते हैं, जैसे उनका वॉलेट, जैसे उनका पर्स, जैसे उनकी शर्ट, उनके कपड़े, उनकी जो हैंकी, उनके पेन, इन सबको भी वो सैनिटाइज कर देता है। इसे विकसित किया है परमाणु चिकित्सा और संबंध विज्ञान संस्थान ने। परमाणु चिकित्सा संबंध विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसके डायरेक्टर डॉक्टर तरुण सीकरी हैं और परमाणु चिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान डीआरडीओ के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बहुउद्देशीय शैवाल आधारित श्वसन यंत्र का नाम बताइए जो पंजाब स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। देखिए अभी क्या है कि गवर्नमेंट सबको बोल रही है कि मास्क पहनो, कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहनना कोविड-19 से बचाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगर आप मास्क पहनते हो तो कोविड-19 का इन्फेक्शन होने का चांस 99.9% तक कम हो जाता है। तो कई तरीके के मास्क अलग अलग संस्थाओं द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक मास्क विकसित किया गया जिसका नाम है ऑक्सीनोजेन। ऑक्सीनोजेन मास्क जो है इसे विकसित किया पंजाब स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने। इस मास्क को विकसित करने के बाद इस मास्क में उसने एक शैवाल एल्गा को भर दिया। एल्गी आप समझ रहे होगे कि एल्गी का क्या कार्य है, ये ऑक्सीजन को शुद्ध करता है, ये हवा को शुद्ध करता है। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ये क्लेम कर रही है कि ऑक्सीनोजेन मास्क से जो हार्मफुल गैसें हैं ये 99.3% तक कम हो जाती हैं, जिससे जो हम प्रत्येक सांस में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक से अधिक हो जाती है। जैसे हम एक सांस ले रहे हैं, सांस लेने के दौरान जो हवा अंदर जा रही है उसमें 99.3% हार्मफुल गैस को ये ऑक्सीनोजेन मास्क में जो शैवाल है वो कम कर दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है प्रत्येक सांस में ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है।
तो ऑक्सीनोजन मास्क ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है, जिसके अंदर शैवाल रखा गया है जो कि हवा को शुद्ध करके अंदर सांस के भेज रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स ए सेल्फ इमांटेंडेड इंडिया शीर्षक से ई बुकलेट जारी किया है? 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स ए सेल्फ इमांडेंट इंडिया शीर्षक से ई बुकलेट जारी किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस ई बुक को जारी किया है। हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। है क्या कि देखिए 2014 से 2019 मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था। मई 2020 से जो है दूसरा कार्यकाल मई 2019 से दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। मई 2020 में दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ। इसी 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 क्यों 2.0 इसलिए क्योंकि ये दूसरा कार्यकाल है मोदी सरकार का, उसका 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में टूवर्ड्स ए सेल्फ इमांडेंट इंडिया शीर्षक से ई बुकलेट जारी किया गया। इसे जारी किया सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन होने वाले जयंतीलाल किस खेल से जुड़े थे? जयंतीलाल आर्चरी यानी कि तीरंदाजी के भारत के लिए ये तीरंदाजी का खेल खेलते थे और इन्होंने राजस्थान के लिए तीरंदाजी के कोच का कार्य किया था। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। इनकी 34 वर्ष की आयु में दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई। सड़क दुर्घटना हुई जिसमें कि जयंतीलाल की मृत्यु हो गई। ये भारत के लिए तीरंदाजी का खेल इन्होंने खेला है और राजस्थान के लिए इन्होंने तीरंदाजी के कोच की भूमिका निभाई है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म भी राजस्थान में ही हुआ था। उस पोर्टल का नाम बताइए जिसे पीएम मोदी ने अपनी शिकायतों और पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समाधान करके छोटे एमएसएमई की मदद करने के लिए लॉन्च किया है। चैंपियन नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की मदद करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस यानी कि छोटा मध्यम उद्योग करना चाह रहा है और उसे कोई कठिनाई पैदा हो रही है तो वो इस पोर्टल पर अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है और इसी पोर्टल के माध्यम से उसकी शिकायत का निवारण भी किया जाएगा। इस पोर्टल का नाम है चैंपियन। इसे लॉन्च किया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया प्रधानमंत्री ने। इसका क्या कार्य है? ये एमएसएमई की जो शिकायतें हैं उनको प्राप्त करके उन शिकायतों का समाधान करेगा, जिससे एमएसएमई सेक्टर भारत में बूम करे और भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।